हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, घर में होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारा स्टडी बाय अनुराग यादव यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे होंगे। मेरा नाम है अनुराग यादव और मैं आपका स्वागत करता हूँ स्टडी बाय अनुराग यादव पर। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th लोकतंत्र का चैप्टर नंबर 1 सत्ता की साझेदारी। और ये पेपर में बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है और ये लोकतंत्र के सब्जेक्ट का भी बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो गलती से भी आप इसे मिस मत करना और देखते रहना और लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना। तो इसका पहला पॉइंट है सत्ता का मतलब शक्ति, शासन करने की। सत्ता का मतलब होता है शक्ति, जो शासन करने की शक्ति होती है, पावर। बेल्जियम इसके दो उदाहरण हैं। ये दो उदाहरणों द्वारा समझाया गया है। इसमें दो देश हैं, एक का नाम है बेल्जियम और एक का नाम है श्रीलंका। तो आइए हम बेल्जियम के बारे में पढ़ते हैं। तो बेल्जियम फ्लेमिश इलाके में, बेल्जियम का एक फ्लेमिश इलाका है। वहाँ का जैसे हमारे यहाँ का है ना, भारत का हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, तो वैसे है बेल्जियम का एक फ्लेमिश इलाका है। तो बेल्जियम के फ्लेमिश इलाके में 59% डच बोली जाती है तथा बोलिनिया इलाके में, ये भी बेल्जियम का ही है, और यहाँ 40% फ्रेंच बोली जाती है। शेष 1% लोग जर्मन भाषा बोलते हैं। तो जो वहाँ के लोग हैं, वहाँ के लोग ज़्यादातर डच बोलते हैं और सबसे कम जर्मनी बोलते हैं। और बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। ये महत्वपूर्ण है, ये एमसीक्यू क्वेश्चन में आ जाता है। तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। यहाँ 80% डच फ्रेंच बोली जाती है और 20% डच बोली जाती है। सॉरी, मैंने डच बोल दिया था। तो यहाँ 80% फ्रेंच बोली जाती है और 20% डच बोली जाती है। तो यहाँ पर फ्रेंच ज़्यादा बोली जाती है और डच कम। तो बेल्जियम की आबादी 1 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा है। ये बेल्जियम की आबादी है। अब आ जाओ हम थोड़ा श्रीलंका के बारे में पढ़ते हैं, फिर बेल्जियम के बारे में बाद में पढ़ेंगे। तो श्रीलंका, इसकी आबादी 2 करोड़ है। श्रीलंका के मूल निवासी सिंगली हैं। वहाँ 74% और 18% तमिल हैं। सिंगली बौद्ध धर्म को मानते हैं। ईसाई 7% हैं। जिसकी संख्या देश में ज़्यादा होती है उसे बहुसंख्यकवाद कहते हैं। तो श्रीलंका में सिंगली की संख्या ज़्यादा है, तो श्रीलंका के बहुसंख्यकवाद सिंगली हो गए, और जिसकी संख्या कम होती है उसे अल्पसंख्यकवाद कहते हैं। तो तमिल के लोगों की संख्या कम है तो वो अल्पसंख्यकवाद में आते हैं। श्रीलंका हमारे 1 साल बाद 1948 में आज़ाद हुआ था। 1956 में इसने अपना कानून बनाया था। श्रीलंका की राष्ट्रभाषा सिंगली घोषित कर दी गई थी। जो श्रीलंका के लोग थे, जो वहाँ के सिंगली मूल निवासी थे, उन्होंने अपनी भाषा को श्रीलंका की राष्ट्रभाषा घोषित कर दी थी और तमिल को कोई भाषा नहीं बनाया था। तमिल को कोई अधिकार नहीं दिया गया था। उन्होंने कहा था कि अगर नौकरी करेंगे तो केवल सिंगली लोग ही करेंगे, कुछ भी काम करेंगे सरकारी काम तो सिंगली लोग ही करेंगे, तमिल लोगों का कोई अधिकार नहीं है। तो श्रीलंका का धर्म बौद्ध धर्म घोषित कर दिया गया, जो सिंगली लोग मानते थे। तमिल द्वारा बनाया गया संगठन लिबरेशन टाइगर्स तमिल इलिम था। ये ऐसा संगठन था जिसमें तमिल लोग मिल के और उनसे अपनी सेवाओं को ले सकें और अपना भी उस पर अधिकार कर सकें। तो ये उन्होंने संगठन बनाया था। तो एक देश के लोग आपस में लड़ने लगे, इसे ही गृह युद्ध कहते हैं। तो वहाँ पर गृह युद्ध छिड़ गया कि सिंगली लोग कह रहे थे हम नहीं देंगे और तमिल लोग कह रहे थे नहीं, हमें चीज़ चाहिए। तो तमिल लोगों को सहा नहीं गया, उन्होंने कहा कि लड़ भिड़ लो, और सिंगली ने भी कहा कि हाँ लड़ भिड़ लो। तो उस देश में गृह युद्ध हो गया। तो
यह 1990 में शुरू हुआ था और 2009 में ख़त्म हुआ था। देखो नीचे लिखा भी है, यह युद्ध 1990 में शुरू हुआ था तथा 2009 में ख़त्म हुआ था। तो खैर इसमें जीत सिंघली लोगों की हुई थी क्योंकि वो बहुसंख्यक लोग थे। को नीचे है, इसमें जीत सिंघली लोगों की ही हुई थी। आइए आगे देखते हैं। बेल्जियम। अब बेल्जियम की कहानी पढ़ेंगे थोड़ा। तो बेल्जियम 1970 में बेल्जियम 1970 से 1993 के बीच 4 बार संविधान में संशोधन करता है। क्योंकि बेल्जियम था वो लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता था और वो समझदारी से अपने देश को की सत्ता की साझेदारी को अच्छे से बढ़ावा कर देता है। सत्ता की साझेदारी को लोकतंत्र की आत्मा भी कहते हैं। और आइए इसके आगे देखते हैं। सत्ता की साझेदारी को लोकतंत्र की आत्मा कहते हैं। देखो नीचे लिखा भी है। और सत्ता की साझेदारी के 2 कारण होते हैं, या तो उसे समझदारी से निपटाया जाए, नैतिकता से निपटाया जाए। तो कानून बनाने का कार्य विधायिका का है, उसे लागू करने का कार्य न्यायपालिका करती है और कानून को न मानने वाले को सजा देना न्यायपालिका का कार्य है। तो जो कानून बनाया जाता है उसे विधायिका बनाती है और उसे कार्यपालिका लागू करती है, और अगर उसका कोई विरोध करता है और उसे कोई तोड़ता है तो उसका सुलझावा हमारी न्यायपालिका करती है। तो आइए इसके आगे देखते हैं। हाँ, तो बेल्जियम देश की सीमा नीदरलैंड, फ्रांस, यूक्रेन, जर्मनी के साथ लगती है। ये एक छोटा सा देश है, यूरोप का देश है और इसकी सीमा इन देशों बड़े देशों के साथ लगती है। सत्ता की साझेदारी का नैतिक तर्क, यह लोकतंत्र की आत्मा है। ये इसका नैतिक तर्क है, ये सबसे बड़ा तर्क है। सत्ता का संघीय विभाजन, प्रांतीय और क्षेत्रीय स्तर पर सरकारें हैं। जो सत्ता है उसका संघीय विभाजन जो हुआ है वो प्रांतीय और क्षेत्रीय सरकारों पर हुआ है। यदि विधायिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता तो इसे सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं। अगर इन तीनों के बीच कोई बंटवारा होता है कि इतनी शक्ति तुम्हारी है, इतनी शक्ति हमारी है, इतनी पावर हमारे हाथ में, इतनी पावर तुम्हारे हाथ में, तो इसे क्षैतिज वितरण कहते हैं। और यदि सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता का बंटवारा हो, जैसे केंद्र सरकार, प्रांतीय सरकार, स्थानीय सरकार, तो उसे ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। जैसे हमारे देश में 3 प्रकार की सरकार है। जो सबसे बड़ी है उसे कहते हैं प्रधानमंत्री, उसके नीचे आती है स्टेट सरकार, राज्य मुख्यमंत्री, फिर उसके नीचे आती है जिला सरकार, जैसे हुई ना वो जिला सरकार, जैसे एमसीडी के चुनाव हो गए और ग्राम पंचायत वगैरह ये सारी होती हैं, ये आती हैं। इन्हें ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। यूरोप संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है। जो यूरोप संघ है, जिसको संघ कहते हैं, जो एकजुट रहते हैं, वो ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। तो इतना ही ये चैप्टर में था। और ये आपको पेपर में मतलब ऐसे ही नहीं आएगा कि बेल्जियम में क्या हुआ था और श्रीलंका में क्या हुआ था, ये ऐसे पेपर में नहीं आएगा। पेपर में आएगा कि एक लोकतांत्रिक देश के लिए सत्ता की साझेदारी जरूरी क्यों है। तो उसका आंसर ये है, ये 4 से 5 नंबर क्वेश्चन में आएगा। और इसका आंसर ये है कि अगर किसी देश में सत्ता की साझेदारी ना हो तो वह उस देश में गृह युद्ध जैसी संभावना बढ़ जाती हैं, लोग आपस में लड़ने लगते हैं और देश पीछे होने लगता है, देश का विकास नहीं हो पाता है। और सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? ताकि देश में लड़ाई झगड़ा ना हो, सबकी बातों को माना जाए, सबको समान अधिकार दिया जाए और सबसे समान व्यवहार किया जाए। तो यही सब है और ऐसे ही क्वेश्चन उठते हैं और इससे बाहर कोई पेपर में नहीं आएगा। तो थैंक यू। आज इतना ही। और ये चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस छोटा सा है। तो वीडियो को
लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि हमारा काम है आपको वीडियो बना के देना और आपका काम है पढ़ना तथा लाइक और शेयर करना। तो थैंक यू, टेक केयर। तो मिलेंगे अब अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।